डायलिसिस करवाते कब, डायलिसिस या हीमोडायलिसिस को भी कह सकते हैं। डायलिसिस करवाते कब, जब किसी भी इंसान का किडनी जितना फंक्शन कर रहा था उतना नहीं कर पाता या बहुत कम फंक्शन करता है। किडनी का काम क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, उसको यूरिया को निकालना है बॉडी से। अब वो नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक डायलिसिस या डायलिसिस कह सकते हैं वो करवाते हैं। इसमें हेमोडायलाइजर मशीन यूज होता है। अब इसमें होता क्या है, हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीशन का बिल्कुल लास्ट जो पोर्शन है वो आज हम लोग ख़त्म करेंगे। इसमें पहला है हमारे पास मिक्चुरेशन। तो देखो, मिक्चुरेशन मतलब जिस प्रोसेस से यूरिन का पास आउट होता है, तो द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जिससे यूरिनरी ब्लैडर हम एम्प्टी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन या प्रोसेस या प्रैक्टिस ऑफ वॉइडिंग या एम्प्टीइंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जिस प्रोसेस से हम यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन। अब यूरिन जो निकल रहा है दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। नाउ इस यूरिन का पीएच क्या होता है, पीएच जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, लेस देन 6। ओके, स्लाइटली एसिडिक। और इसका जो कलर होता है हल्का येलोइश होता है, तो वो येलोइश कलर आता है। एक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आता है। नाउ इस मिक्चुरेशन का पूरा प्रोसेस हम एक बार समझते हैं कि कैसे, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन से मसल्स रिलैक्स करते हैं। देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ अ यूरिनरी ब्लैडर। कुछ ऐसा हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। अब यहाँ पर हमारा जो यूरेटर होता है, यूरेटर आके खुलता है पीछे के साइड से, ठीक है, पीछे के साइड से ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर में बना दे रही हूँ। इस टाइप से हमारा यूरेटर आकर खुलता है नीचे के पोर्शन में, ऊपर नहीं खुलेगा। 2 यूरेटर आकर हमारे यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में खुल गए। नाउ ये जो यूरेटर जो होते हैं, इसमें एक टाइप का टिश्यू होता है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ओके। यूरिनरी ब्लैडर के जो वॉल्स होते हैं उनमें एक मसल होता है दैट इज कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल। यहाँ पर वॉल्स में जो मसल होता है उसका नाम है डेट्रूसर मसल। अब जब यूरिन आता है, इधर से फिल होना शुरू होगा, नीचे की तरफ से फिल होना शुरू होगा ऊपर की तरफ। जब भी हमको यूरिन निकालना होता है, ये डेट्रूसर मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पोर्शन से यूरिन आगे निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं, ओके। यहाँ पर हमारे पास स्फिंक्टर्स होते हैं, देखो 2 टाइप के। अब ये जो बाहर के साइड है दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम क्या होता है, रेगुलेट करने का, ठीक है। और ये वाला जो हो गया दैट इज इंटरनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम होता है रेगुलेट करने का किसी भी फ्लो को। तो हमारे इस स्फिंक्टर को रिलैक्स करना पड़ता है और डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि यूरिन निकल सके। दिस इज यूरेथ्रा। ये हमारा यूरेथ्रा है एंड दिस इज यूरेथ्रल मीटस। ओपनिंग है ना, तो ये यूरेथ्रल मीटस कहलाता है। तो हमको क्या करना होगा, जिस प्रोसेस से यूरिन जो पास आउट होता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। और मिक्चुरेशन में क्या क्या आता है, मिक्चुरेशन में आता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स मतलब कुछ यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, ओके। अब देखो होता क्या है कि हमारा जैसे ही धीरे धीरे भरना शुरू होता है, अप्रॉक्सीमेटली 150 to 300 ml
150 to 200 और 300 ml तक जैसे ही ये भरता है ब्लैडर हमारा, एक मैसेज जाता है टू द ब्रेन कि अब यहाँ पर हमको यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने की ज़रूरत है। एक हल्का सा अर्ज टू यूरिनेशन आता है कि यूरिनेशन करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ से ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमको मैसेज आएगा। अब इस मैसेज में क्या होता है, डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और हमारे ये जो स्फिंक्टर्स है वो रिलैक्स करेंगे। ओके, यहाँ क्या होता है देखो, 150 to 200 ml जैसे ही फिल हुआ, मैसेज जाएगा, मैसेज टू ब्रेन, ओके, एम्प्टी करने के लिए। नाउ अब ब्रेन वापस से मोटर न्यूरॉन से ब्रेन से मैसेज आता है। ब्रेन से मैसेज दो जगह पर आता है, एक तो आएगा डेट्रूसर मसल में, ओके, डेट्रूसर मसल में किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो हमारे स्फिंक्टर्स है ये क्या करेंगे, रिलैक्स। तो जब ये दोनों काम होगा तो फाइनली यूरिन बाहर आएगा। ओके, दिस इज द सिंपल प्रोसेस। नाउ अगला हमको पढ़ना है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, एक्सक्रीशन से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट है यूरेमिया। यूरेमिया मतलब अगर हमारे ब्लड में, देखो हमारे ब्लड में नॉर्मली एक अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है हमेशा, उसको हमको एक्सक्रीट करना है। एक नॉर्मल एवरेज जो रहता है रेंज, दैट इज़ हेल्दी रेंज, ओके ठीक है, वो रहेगा ही, उसको हम बाद में एक्सक्रीट आउट कर देंगे। पर अगर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो तो टॉक्सिक हो सकता है। तो इस वजह से अगर ब्लड में हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया यूरिया का, तो उस केस को हम कहते हैं यूरेमिया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट रीनल फेलियर। यहाँ पर हमारा किडनी जो है वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है मतलब जितना उसको फंक्शन, जितना वो कर सकता था, अब वो उतना नहीं काम कर पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई में यहाँ पर स्टोन्स बनने लगते हैं, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्जेलेट, ये स्टोन्स बनने लगते हैं जिसको हम कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो ग्लोमेरुलो वर्ड आया है ग्लोमेरुलस से, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स मतलब किडनी के जो यूनिट, फंक्शनल यूनिट होते हैं। आइटिस जहाँ पर भी आ रहा है दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन हो चुका है ग्लोमेरुलस का, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, रेड हो जाएगा, स्वोलन हो जाएगा, पेन होगा वहाँ पर, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस होता है बॉडी से, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। एडीएच जो होता है कम हो जाता है, वाटर लॉस हाई बिकॉज एडीएच कम। एडीएच क्या करवा रहा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन था, वो पानी को बचा रहा था, डायूरेसिस को रोक रहा था, बॉडी में पानी को बचा रहा था। यहाँ पर बॉडी में पानी नहीं बच पाता है, मतलब यहाँ पर एक्सेसिव यूरिनेशन होगा या फिर एक्सेसिव वाटर निकलेगा यूरिन में, जितना नॉर्मली निकलना चाहिए उससे और ज़्यादा पानी निकलेगा। एक था हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस होता था। मेलाइटस में शुगर या ग्लूकोज निकलता है यूरिन में, इंसिपिडस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती है। ओके, नाउ एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर पढ़ना है, हाइपोक्सिया का कंडीशन। हाइपोक्सिया अगर हम हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाए तो, हायर ऑल्टीट्यूड्स, देखो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का वहाँ पर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, तो हमको एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, हम कितना भी वहाँ पर एयर है बट हम उसका प्रेशर इतना कम है, हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना हमको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमारी बॉडी अडेप्ट करती है और वहाँ पर होता है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस कौन करता है, किडनी, बाय किडनी। ओके, एरिथ्रोपोएसिस बाय किडनी। तो किडनी एरिथ्रोपोएसिस शुरू करेगी, मतलब हमारे आरबीसीज का नंबर बढ़ाना शुरू करेगी। तो ऑलमोस्ट लाइक 2-3 महीने अगर कोई वहाँ रह ले, पहाड़ों पे रह ले, तो उसका नेचुरली क्या होता है, आरबीसी काउंट बढ़ने लगता है। तो आरबीसी काउंट यहाँ पर बढ़ने लग जाता है।
किस वजह से आरबीसी काउंट किस रीज़न से बढ़ता है, ताकि हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए बॉडी उतना अपना ऑक्सीजन डिमांड पूरा कर सके, तो बॉडी अडेप्ट होने लग जाती है। अचानक से कहीं पर पहाड़ जैसे एरिया में जाने पर बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है। पर जो लोग हमेशा से वहाँ रह रहे हैं, है ना, जो लोग रह रहे हैं उनको क्यों नहीं दिक्कत होती है? क्योंकि उनका बॉडी अडेप्ट कर चुका है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 महीने लगते हैं, 2-3 महीने में बॉडी अडेप्ट हो जाती है। तो हम भी अगर जाएंगे वहाँ पर और 2-3 महीने थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट 2-3 महीने बाद हम वहाँ अडेप्ट कर जाएंगे आराम से, हमारा आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायलिसिस। देखो, डायलिसिस करवाते कब, डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कुछ भी कह सकते हैं। डायलिसिस करवाते कब है? जब किसी भी इंसान का किडनी जितना फंक्शन कर रहा था उतना नहीं कर पाता या बहुत कम फंक्शन करता है। किडनी का काम क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, उसको यूरिया को निकालना है बॉडी से। अब वो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है? बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक डायलिसिस या डायलिसिस कह सकते हैं, वो करवाते हैं। इसमें एक हेमोडायलाइजर मशीन यूज़ होता है। अब इसमें होता क्या है? देखो, मशीन कुछ ऐसा होता है, ओके ना, ये मशीन है, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारे प्लाज्मा में। ये जो फ्लूइड है इसमें ये प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन उसमें बस यूरिया नहीं होता, तो प्लाज्मा माइनस यूरिया। ओके, यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, अब एक सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है। सेलोफेन मेम्ब्रेन का एक पाइप होता है जिसके अंदर हम ब्लड भेजते हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन क्या होता है? एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है? ये सेलोफेन मेम्ब्रेन है। सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है एक सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब ये कुछ चीज़ों को ही अलाउ करेगा आने जाने के लिए, कुछ चीज़ों को मतलब रोक देगा। जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ करता है सेलेक्टिवली परमेबल, तो वैसे ही सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? जिस पेशेंट को डायलिसिस के लिए ले जाया गया उसको लिटाते हैं और हम यहाँ पर उसके आर्टरी से ब्लड लेते हैं। ओके, आर्टरी से ब्लड लेते हैं, उसके आर्टरी से हम ब्लड लिए। अब जैसे यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। ब्लड यहाँ पर फ्लो कर रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। अब प्लाज्मा ब्लड में भी है, प्लाज्मा यहाँ पर भी है, सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूएंट, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर यूरिया। यूरिया बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर है ही नहीं। तो यूरिया क्या करेगा? यूरिया बाहर आएगा बाय डिफ्यूजन, इसमें बाहर आ जाएगा इस वाले फ्लूइड में फ्रॉम ब्लड। हमको तो वही चाहिए, हमको तो यूरिया निकालना है, तो यूरिया बाहर आ गया। अब जैसे यूरिया यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? इस वाले फ्लूइड को हम नए फ्लूइड से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर इनलेट और आउटलेट भी होता है। यहाँ पर इनलेट होगा, आउटलेट होगा, यहाँ से नया फ्लूइड डाला जाएगा, यहाँ से पुराना फ्लूइड जिसमें बहुत सारा भी यूरिया आ चुका है उसको निकाल लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम नया फ्लूइड डालते रहेंगे, फिर यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वापस से सारा यूरिया आ जाएगा। तो हमारा ये जो ब्लड है ये अल्टीमेटली यूरिया से फ्री हो जाएगा, मतलब यूरिया बहुत कम हो जाएगा इसमें, वही हमको चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस ब्लड को हम भेज देते हैं अब वेन्स में पेशेंट के। देखो, आर्टरी से निकाल के वेन्स में क्यों डाल रहे हैं? आर्टरी से निकालते हैं क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आर्टरी से हम निकाल सकते हैं। पर वेन्स में हम डाल सकते हैं, हम आर्टरी में कभी ब्लड को रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जब पंक्चर किया जाएगा इतना हाई ब्लड प्रेशर होगा कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या किया जाता है? आर्टरीज से ब्लड लिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में और वेन्स में लौटाया जाता है। ओके,
तो ये रहा हमारा हेमोडायलिसिस या डायलिसिस कह सकते हैं, और इस मशीन को हम कहते हैं हेमोडायलाइज़र। ठीक है, तो ये उन पेशेंट्स के लिए काम आता है जिनका किडनी फेल हो चुका होता है, जिनका किडनी काम नहीं कर रहा होता है, बहुत लेस फंक्शनल होता है, उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसके लिए काम आता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है पूरा, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।